Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the peripheral muscle relaxants. It is a topic of pharmacology. पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट मतलब बता ही रहा है कि जो हमारी नर्व्स एंडिंग जाती हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट से पहले थोड़ा सा अभी चीज़ इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट्स है क्या। जैसे हम अगर देखें पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट से पहले हम देखें कि हमारा जो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है वो डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स से जाती हैं वो सभी पार्ट क्या आता है, पीएनएस में आता है। द नर्व्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर कम इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। और इन्हीं पेरिफेरल नर्व्स में के थ्रू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कुछ पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो पेरिफेरल नर्व्स जो स्केलेटल मसल्स से पहुंचती हैं, स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इन्हीं पेरिफेरल मसल्स को के इम्पल्स को हम ब्लॉक कर दें या इसके पाथवे को ब्लॉक कर दें तो मसल्स रिलैक्स होंगी, तो उन एजेंट को हम बोलते हैं पेरिफेरल मसल्स रिलैक्सेंट। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल मसल्स रिलैक्सेंट के लिए। Peripheral muscle relaxants, these are the drugs that act peripherally at the neuromuscular junctions या फिर मसल्स फाइबर्स itself to reduce the muscle tones और cause paralysis। ठीक है, तो यानी कि पेरिफेरल मसल्स रिलैक्सेंट वो ड्रग हैं जो पेरिफेरली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट होती हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट होती हैं या फिर मसल्स फाइबर्स पे एक्ट होती हैं और मसल्स फाइबर पे एक्ट होंगी या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट होंगी। और जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स का जो टोन है यानी मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो क्या होती है, कम हो जाती है या वो मसल्स पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एट द पॉइंट द जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपने पढ़ा भी होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, बताऊँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नीचे जंक्शन इन बिटवीन द पेरिफेरल नर्व्स एंडिंग्स, जो पेरिफेरल नर्व्स आ रही थी उसका एंड पोर्शंस और जो आपका एंड मसल प्लेट है, जो मसल्स जहाँ पर नर्व से जॉइंट होती है उसके बीच का जो पोर्शन है वो कहलाता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, डेट इज़ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट्स इंक्लूड 2 टाइप्स। पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट मतलब जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से जो इम्पल्स है हमारी सीएनएस या फिर स्पाइनल कॉर्ड से उस स्केलेटल मसल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो सब क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होंगे। और डायरेक्ट एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं, वो डायरेक्टली मसल्स पे एक्ट होते हैं और मसल्स के अंदर डीपोलराइजेशन नहीं होने देते हैं, जिससे कारण क्या होती है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं। दीज एजेंट ब्लॉक द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन बिटवीन द सोमेटिक नर्व एंडिंग एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन द न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये एजेंट क्या करते हैं, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन जो एसिटाइलकोलिन आता है सोमेटिक नर्व्स के थ्रू कहाँ पर निकोटिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स पर, उसके बीच में जो रिलीज़ होकर उस रिसेप्टर पर एक्ट होता है, इस ट्रांसमिशन को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे एसिटाइलकोलिन एंड न्यूरोमस्कुलर के मसल्स के मतलब जो आपका स्केलेटल मसल्स का एंड प्लेट है उसमें आपके न्यूरोमस्कुलर निकोटिन रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिन रिसेप्टर पे ये बाइंड नहीं होने देते हैं, यानी कि वो पहुंच नहीं पाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जब निकोटिन रिसेप्टर बाइंड नहीं होगा तो निकोटिन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और जिसकी वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आर आल्सो यूज्ड प्राइमरली इन द कंजंक्शन विद जनरल एनेस्थेटिक्स। बेसिकली ये जनरल एनेस्थेटिक के साथ में यूज़ किए जाते हैं टू प्रोवाइड मसल्स रिलैक्सेशन फॉर सर्जरी। जो सर्जरी डिफरेंट टाइप की हो रही है स्केलेटल मसल्स की,
उस स्केलेटल मसल्स की सर्जरी जब हो रही होती है उस सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना होकर रिलैक्स कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को एनेस्थेटिक कंडीशंस जनरल एनेस्थीसिया के साथ दे देते हैं, जो हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग द मस्कुलर सर्जरी। ठीक है, स्केलेटल मसल सर्जरी की बेसिकली बात करूँगा। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज एक्ट ऐसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जैसे काम करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट के नाम से भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर को हम जानते हैं। अब इसको मैं और क्लियर करूँ तो आप इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर बात हो रही है सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स में जो भी आपकी नर्व्स निकलती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स निकलेंगे ये क्या हो गया, पीएनएस का पार्ट हो गया, और कहाँ पहुँचता है आपका स्केलेटल मसल से लिंक होता है। स्केलेटल मसल से जो लिंक होगा तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये ड्रग यहाँ पे एक्ट होती हैं और एसिटाइलकोलिन को यहाँ तक नहीं पहुँचने देती हैं, स्केलेटल मसल तक नहीं पहुँचने देती। जब स्केलेटल मसल तक नहीं पहुँचेगा तो आगे की प्रोसेस रुक जाएगी, यानी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। बाकी मैं मोड ऑफ एक्शन में आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स के इम्पल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स तक नहीं पहुँचने देते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, और साथ में आपको यहाँ भी बता दूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ा चुका हूँ, सिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आपकी नर्व्स निकलती हैं उसमें वो आपके इस डिफरेंट टाइप के टिश्यू में अपना इफेक्ट शो करते हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है। इस सिंपैथेटिक डिवीजन की हमने 2 ड्रग पढ़ी थी, एक कोलिनर्जिक ड्रग्स और एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, इसी तरह सिंपैथेटिक डिवीजन होता है जो सिंपैथेटिक डिवीजन के रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं, उसे एडिनर्जिक ड्रग कहते हैं, जो उसके रिस्पॉन्स को कम करते हैं, एंटी एडिनर्जिक ड्रग करते हैं। तो इसमें हमने 2 ड्रग पढ़ी थी, एक आपकी एंटी एडिनर्जिक और एक एडिनर्जिक। तो यहाँ पर दोनों होता है, गैंग्लिया से जो रिलीज होता है वो आपका नॉरएड्रेनालिन होता है, और एसिटाइलकोलिन जब मेडुला पे एक्ट होता है, मेडुला से जो निकलता है वो उसमें क्या होता है, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है, या एपिड्रीन निकलता है, एस्टाइलकोलिन निकलता है, वो अपना डिफरेंट टाइप का इफेक्ट शो करता है। ठीक, तो ये तो प्रीवियस वाली बात बता दी जो मैंने पढ़ा चुके हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ जो सेकंड यूनिट है वो आपकी पूरी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पार्ट है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बेसिकली मैंने आपको बताया 2 पार्ट होते हैं, एएनएस एंड पीएनएस। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो ड्रग एक्ट होती है उनकी बात की थी। पैरासिम्पैथेटिक में ड्रग एक्ट होती है कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक की बात की थी। सिंपैथेटिक जो डिवीजन जो एक्ट होती हैं वो आपकी एडिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक की बात की थी। यहाँ पे कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक, यहाँ एडिनर्जिक ड्रग्स और एंटी एडिनर्जिक। अब हम आज बात करेंगे सोमैटिक वाले पार्ट की। तो यहाँ पर मैं सोमैटिक में मिली जो ड्रग एक्ट होती हैं उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर। ठीक है, अब ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, 2 क्लास में डिवाइड किए गए। पहला आपका नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स ब्लॉकर्स होते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग मतलब कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिशन्स के बेस पे होंगे, और नॉन डिपोलराइजिंग क्यों किया गया, क्योंकि डिपोलराइजेशंस नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब है कि एसिटाइलकोलिन निकोटीन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, जो रिलीज होगा और अपना इफेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जितनी ड्रग हैं टिबिक्लोराइन कुरेर डेरिवेटिव कंपाउंड जितने भी हैं ये सभी निकोटीन रिसेप्टर पे के साथ बाइंड हो जाती हैं और एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देते हैं। जब एसिटाइलकोलिन निकोटीन रिसेप्टर बाइंड नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और निकोटिनिक एनएम रिसेप्टर, जो एनएम टाइप का रिसेप्टर है, वो जब एक्टिवेट नहीं हुआ तो स्केलेटल मसल्स के अंदर डिपोलराइजेशन नहीं हो पाता है, डिपोलराइजेशन की प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हो पाती है। उस कंडीशन में बोलते हैं नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। ठीक है, तो इसमें आपका लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग मतलब क्या है, काफ़ी टाइम तक मसल पैरालाइज रहेगी, जैसे डी टिबोकुरेर, पेनकुरेर, डॉक्साकुरेरियम, पिप्राकोरेनियम। और इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब कुछ उससे कम समय तक की है, बेरकोरेनियम, एड्राकोरियम, सिस्साट्राकोरियम, रोकेरियम, रेपाकोरेनियम। शॉर्ट एक्टिंग मतलब बहुत कम समय के लिए, मेवाकोरेनियम। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जो होता है वो आपका रिसेप्टर पे जाके एक्टिव हो जाएगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड भी हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से एक तरह की ये क्या करते हैं, ये भी एसिटाइलकोलिन को बाइंड, मैं गलत बोल गया, ये डिपोलराइजिंग जो होती हैं ये भी एसिटाइलकोलिन की साथ को बाइंड नहीं हो रही, खुद जाके बाइंड होते हैं, लेकिन ये बाइंड होने के बाद में
ये डिपोलराइजेशन इंड्यूस करते हैं। डिपोलराइजेशन इंड्यूस होने मतलब सोडियम चैनल खोल देते हैं, थोड़ा पोटेंशियल बढ़ने लगता है, लेकिन डिपोलराइजेशन जब हो जाता है उसकी आगे की प्रोसेस रुक जाती है। यानी डिपोलराइज करेंगे लेकिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, फिर डिपोलराइज होने के बाद में एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं जब इनका हम यूज़ करते हैं नॉन डिपोलराइजिंग का तो मसल डायरेक्टली पैरालाइज हो जाएगी, लेकिन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर का यूज़ करेंगे तो पहले मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में लॉन्ग लास्टिंग वो क्या होगी, रिलैक्स पड़ जाती है। क्योंकि ये सक्सेनल कूलिंग पहले तो एक्ट होते हैं, तो यानी कि एक्ट होने पर क्या होगा, डिपोलराइज होंगे, डिपोलराइज होने के बाद में लॉन्ग टाइम तक उससे बैंड रहते हैं, रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। जब रिलीज़ लॉन्ग टाइम तक रिसेप्टर से रिलीज़ नहीं हो पाएंगे तो मसल लॉन्ग टाइम तक रिलैक्स पड़ी रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि नॉन डिपोलराइजिंग में मसल्स के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, सीधे रिलैक्स होती रहेगी, डायरेक्टली वो एक्ट हुआ और रिलैक्स में मसल रिलैक्स कंडीशन में पड़ी हुई है, पैरालाइज हो गई है। लेकिन डिपोलराइजिंग में क्या हुआ कि मसल्स को एक्ट होगा तो एकदम कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने का टचिंग होगी, इसे बोलते हैं टचिंग होना, और टचिंग के बाद लॉन्ग लास्टिंग रिलैक्सेशन हो जाता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर लॉन्ग टर्म तक पैरालाइज। और डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली मसल्स की मेम्ब्रेन, मसल्स की सेल्स पे एक्ट होते हैं, और मसल्स की सेल रखते हैं। मसल्स की जो सेकेंडरी प्रोसेस होती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की आफ्टर डिपोलराइजेशंस, वो मैकेनिज्म इनोवेट करते हैं। एनर्जी रिलेटेड को प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ट्रोपोनिन या हम कह सकते हैं जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन में आपने पढ़ा भी होगा मतलब एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में, कि जब ट्रोपोनिन प्रोटीन की वजह से क्या होती है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पर उस मैकेनिज्म में इंटरफेयर करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन की। अब बात करता हूँ डी ट्यूबर कुरेर की बात करता हूँ। ठीक है, इट इज ए प्यूरीफाइड कुरेर कंपाउंड होते हैं। कुरेर ये एक एल्कलाइड है, प्लांट है, उससे ये ऑब्टेन होते हैं। इट इज़ द फर्स्ट इंट्रोड्यूस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ये पहली बार न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जैसे यूज़ किए गए कंपाउंड हैं। क्योंकि मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊँ, ये कुरेर जो बेसिकली है अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो आदिवासी लोग होते थे वो यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, इस प्लांट का कुछ जूस अपने तीरों के आगे लगा लेते थे। तीरों के आगे लगाने के बाद में वो एनिमल को मारते थे। अब एनिमल भाग रहा होता है और अपने उन्होंने बाण के आगे, तीरों के आगे उन्होंने इसका कुरेर का जो एक्सट्रैक्ट है या जूस है वो लगा लिया है। लगाने के बाद वो चलाते थे, जिससे एनिमल के अंदर क्या होता, कुरेर कंपाउंड आसानी से पहुंच जाता था। और पहुंचने के बाद क्या होती थी, मसल्स पैरालाइज हो जाती थी और वो एनिमल भाग नहीं पाते थे। तो उनके लिए ये शिकार करना आसान हो गया था। तो वहीं से ये कुरेर कंपाउंड प्रेजेंट हुआ कि मसल्स पैरालाइज कैसे हो जाती हैं। वही स्टडी हुई तो पता चला ये इस तरह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का तरह काम करती हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो डी ट्यूबरकुलोराइन बाइंड विद निकोटीन रिसेप्टर्स, मैंने बताया था निकोटीन के एनएम रिसेप्टर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उससे बाइंड हो जाते हैं, एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एस्ट्रेकोनिन टू द निकोटीन रिसेप्टर्स, और एस्ट्रेकोनिन की बाइंडिंग नहीं होने देते हैं एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस रिजल्ट रिसेप्टर आर नॉट एक्टिवेट एंड प्रिवेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल्स मेम्ब्रेन एंड इनहिबिट द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, साथ में डिपोलराइजेशन प्रिवेंट हो जाता है, नहीं हो पाएगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगा मसल्स मेम्ब्रेन में, तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी रुक जाता है। ठीक है, अब बात करें फार्माकोलॉजी एक्शन की तो आईवी इंजेक्शन और डी ट्यूबर रैपिडली प्रोड्यूस स्केलेटल मसल पैरालिसिस। आईवी इंजेक्शन अगर डी ट्यूबर का देंगे तो स्केलेटल मसल्स में बहुत जल्दी पैरालिसिस या रिलैक्सेशन इंड्यूस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डी ट्यूबरकुलोराइन रिलीज हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। ये क्या करते हैं, डी ट्यूबरकुलोराइन हिस्टामिन से मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, मास्ट सेल को बर्स्ट करते हैं या मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे मास्ट सेल से हिस्टामिन की सिक्रेशन बढ़ जाता है। और हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ब्रोंकियोस्पाज्म होगा, साथ में रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये जो कंपाउंड है ये अस्थमेटिक पेशेंट या सीओपीडी पेशेंट के लिए हार्मफुल होगा। इट इंड्यूस द स्मॉल फॉलिंग बीपी ड्यू टू द बेसल डायलेशन, बेसल्स डायलेट होने की वजह से क्या होता है ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। इट डज़ नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और ना सो इट नॉट प्रोड्यूस, इसलिए इसका कोई इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और मैंने बताया था आपको पहले भी, जितने भी हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लिपोफिलिक कर लेते हैं। ये मेनली कैसा है नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, इसलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा और सीएनएस में कोई भी एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं इसकी एडीएमई की, तो इट इज ओनली नॉट ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता, इट इज़ गिवन बाय द आईवी रूट, इट इज नॉट पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा और ब्लड ब्रेन बैरियर दोनों क्रॉस नहीं कर पाता है। मेटाबोलाइज लीवर में होगा और बॉडी में से यूरिन और फेबाइल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है।
एडवर्स इफेक्ट हाइपोटेंशन है, ब्रोंकियोस्पाज्म करेगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ड्यू टू द लाउजोर। वैसे तो हाइपोटेंशन ब्रोंकियोस्पाज्म कॉमन है, लेकिन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कब होगा, जब हम लार डोज किसी को दे देते हैं। उस कंडीशन में डी ट्यूबोक्लेयर की लार डोज से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंट्रैक्शन की बात करें, नियोस्टिगमीन इनहिबिट द एक्शन ऑफ डी ट्यूबोक्लेयर। नियोस्टिगमीन आपने पढ़ा होगा, ध्यान आ रहा होगा। नियोस्टिगमीन की वजह से क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन रुक जाता है। जब एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन रुक जाएगा, नियोस्टिगमीन देंगे तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में नियोस्टिगमीन की वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैंने आपको बताया था ये कैसा कॉम्पिटेटिव है। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल डी ट्यूबोक्लेयर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके ट्यूबोक्लेयर के एक्शन क्या हो जाएंगे, रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। यानी कि नियोस्टिगमीन की वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनहिबिट द एक्शन ऑफ डी ट्यूबोक्लेयर, जिसका डी ट्यूबोक्लेयर का एक्शन कम हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि एक तरह से नियोस्टिगमीन डी ट्यूबोक्लेयर के इफेक्ट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट एनहांस द एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। ये जनरल एनेस्थेटिक के साथ में जैसे भी दिए जाते हैं, साथ में जनरल एनेस्थेटिक एक्शन के कंपाउंड के एक्शन को ये आगे प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं वो आल्सो एनहांस द एक्शन ऑफ डी ट्यूबोक्लेयर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से, कैल्शियम आपको पता ही है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैल्शियम चैनल जब ब्लॉक हो जाएंगे तो कैल्शियम आयन मसल सेल्स में नहीं आएंगे, और मसल सेल्स में जब कैल्शियम आयन का रिलीज कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होकर रिलैक्स हो जाएगी। तो डी ट्यूबोक्लेयर के एक्शंस बाय द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बढ़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट में हम यूज़ की बात करेंगे। यूज़ एज एडजस्टेंट इन द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में एडजस्टेंट रख के जैसे यूज़ किया जाता है। यूज़ ड्यूरिंग द ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है उस टाइम भी हम इसे यूज़ करते हैं ताकि मसल्स रिलैक्स होकर सर्जरी बेटर तरीके से हो पाए। और टिटनस और कन्वल्सन्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। टिटनस में आपने देखा होगा कि मसल्स हाईली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। कन्वल्सन्स में कभी भी ऐसा होता है कि हाईली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उसकी टचिंग को रोकने के लिए भी हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूज़ हो गए। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं समझने के लिए। देखिए ये जो है आपके क्या है, नर्व सेंडिंग है, ये आपकी मसल्स एंड प्लेट है, ये मसल्स पे आके एक्ट होते हैं। और ये जब ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं, और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन जब इसके अंदर मसल्स के अंदर पहुँचता है, वो रिस्पॉन्स या इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स से कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका मैं ब्रॉड रूप, ये जो है इसका ब्रॉड रूप ये है। यहाँ आप देखेंगे एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल से नर्व इम्पल्स आ रहे हैं, और नर्व इम्पल्स की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन, ये स्टोटोडी वेसिकल्स हैं, इसके अंदर क्या है, एसिटाइलकोलिन है। और ये एसिटाइलकोलिन जब क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है, ये जो पोर्शन बोलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। ये पोर्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, मतलब नर्व एंडिंग और मसल्स एंड प्लेट। और मसल्स एंड प्लेट में जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ब्लू कलर के, ये सब क्या हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, या कह सकते हैं क्या हैं आपके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होते हैं। इन रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड होते हैं। लेकिन ये तो कॉमन फिजियोलॉजी है, लेकिन हमारे डी ट्यूबोक्लेयर क्या होते हैं, ये ब्लू कलर के रिसेप्टर होने, इन पे जाके डी ट्यूबोक्लेयर डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं, डी ट्यूबोक्लेयर होते हैं, वो जाके बाइंड हो जाती हैं। और बाइंड होने की वजह से एसिटाइलकोलिन से जाके इंटरेक्ट नहीं हो पाता है और ना ही उन्हें एक्टिव कर पाता है, जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स और पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट आपका फर्स्ट पार्ट और पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट्स। सेकंड पार्ट में मिलेंगे हम इसके सेकंड टाइप में, जैसे कि आपका डीपोलराइजिंग सक्सिनाइलकोलिन की फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें जैसे कि हमने आज फर्स्ट पार्ट में डी ट्यूबोक्लेरिन की फार्माकोलॉजी पढ़ी है, उसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम सक्सिनाइलकोलिन यानी कि डीपोलराइजिंग ब्लॉकर की फार्माकोलॉजी देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू।